इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी इंडिया। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। पुंछ और सांबा में हिंदुस्तानी चौकियों को बनाया निशाना। फूड सिक्योरिटी पर मोदी ने वजीर आजम को लिखा खत। वज़राए आला की मीटिंग बुलाने का किया मुतालबा। तश्कील तेलंगाना के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा के कांग्रेसी लीडरों का आज दिल्ली में मुजाहिरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और सांबा में कर्फ्यू में आज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ढील। अमरनाथ यात्रा का फौज की निगरानी में आज होगा दोबारा आगाज। नाइजीरिया में एक मस्जिद पर हमला, 44 अफराद के हलाक होने की खबर। और इंग्लैंड का एशेज पर कब्जा, चौथा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की हासिल की नाकाबिल शिकस्त सबकत। और अब खबरें तफसील के साथ। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी के दरमियान पाकिस्तानी फौजियों ने जंगबंदी की एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सरहद पर जारी कशीदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ और सांबा जिले में बैनुल अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौजियों ने मुसलसल तीसरे दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। शनिचर के रोज से लेकर अब तक 7 मरतबा पाकिस्तान के फौजियों ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है। इससे कबल फौज और बीएसएफ के तर्जुमानों ने कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने कल निस्फ शब के बाद तकरीबन 1:50 पर पूंछ और दुर्गा बटालियन हलकों में एलओसी से मुत्तसिल हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों पर मोर्टार, रॉकेट और छोटे हथियारों की मदद से भारी गोलाबारी की। उसके बाद शाम तकरीबन 7:30 बजे सांबा जिले में बैनुल अक़वामी सरहद पर कोठाए बॉर्डर आउटपोस्ट पर छोटे हथियारों से गोलियां बरसाई गईं। पाकिस्तानी फौजियों ने पूंछ में एलओसी वाक़े दिगवार, मनकोटे और दुर्गा बटालियन हलकों में 11 चौकियों पर गोलाबारी की। सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी जवानों ने फौरी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पूंछ में दोनों जानिब से भारी गोलाबारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल की जा रही जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर माहिर दिफा आर.के. अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नीयत पर कोई पानी फेरने के फिराक में है। माहिर दिफा ने पाकिस्तान की जानिब से इस सम्त में ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। ख्याल से जो नवाज शरीफ साहब की नीयत है उस पे कोई पानी फेरना चाहता है पाकिस्तान में, नहीं तो कोई वजह नहीं है। जब प्रपोजल पाकिस्तान से आई है और अभी वो इंतजार कर रहे हैं इंडिया का रिप्लाई और कंफर्मेशन कि प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। क्या है कि पब्लिक ओपिनियन इंडिया में इतना खिलाफ हो गया है इन टॉक्स के बारे में कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान को 1 या 2 ठोस कदम उठा के ये कन्वे करना कि हम सीरियस हैं और उसके लिए माहौल बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे और उठा के दिखाएं।
गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ख़त लिखा है। मोदी ने अपने ख़त में फूड सिक्योरिटी कानून पर वज़राए आला की एक मीटिंग बुलाने की तजवीज़ पेश की है। मोदी के मुताबिक ये एक ऐसा मामला है जिससे मरकज़ी हुकूमत के साथ रियासती हुकूमतों का भी वास्ता है। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को लिखे खत में इल्ज़ाम लगाया है कि गरीब खानदानों को ऑर्डिनेंस के जरिए ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया गया, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के अहम बुनियादी मकासद को पूरा नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त की तारीख वाले खत में इल्ज़ाम लगाया है कि ऑर्डिनेंस के तहत गैर कारकर्द कानूनी जिम्मेदारियां मरकज और रियासती हुकूमतों को दी गई हैं और इस्तेफादा करने वालों की तादाद और अहलियत का पैमाना इनफरादी अख्तियार तय किए बगैर मुकर्रर कर दिया गया। मोदी ने लिखा है कि मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान इलाकाई तफरीक हो सकती है। मोदी के मुताबिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जनवरी 2013 में सिफारिश की थी कि हुकूमत को रियासती हुकूमतों से सलाह मशवरा करके अहलियत का पैमाना तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस में खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों का हक 35 किलोग्राम फी खानदान से घटाकर औसतन 5 अफराद के खानदान को 25 किलोग्राम करने की तजवीज़ है, जो फूड सिक्योरिटी कानून का असल मकसद नहीं हो सकता। मोदी ने लिखा है कि दूसरी जानिब प्लानिंग कमीशन ये दावा कर रहा है कि बीपीएल खानदानों की तादाद में कमी हुई है, लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत आबादी के 2/3 लोगों को ग़िज़ाई ताउन देने की बात कही गई है, लिहाजा इस पर रियासतों से बातचीत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तश्कील तेलंगाना के फैसले के बाद सीमा आंध्रा इलाकों में तशद्दुद का न थमने वाला सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में कल 2 रियासती वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वहीं दूसरी जानिब मरकज़ी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडरों ने आज दिल्ली में धरना देने का फैसला किया है, जबकि दोनों इलाकों के सरकारी मुलाजमीन की तंजीम NGOs ने आधी रात से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना मामले को लेकर एहतजाजी मुजाहिरों, हड़ताल और इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है। मकामी अवाम के एहतजाज और दबाव के पेश नज़र पीर के रोज़ रियासत के 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने वालों में रियासती वज़ीर तिब्बी तालीम कुंड्रू मुरली और वज़ीर जंगलात S विजय रामाराजू शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब सीमा आंध्रा सियासी JAC के लीडरों ने मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया है। धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इलाके के कई अवामी नुमाइंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। ప్రజల అభిమతం మేరకు పార్టీని ఒప్పించే విధంగా ఈరోజు రాజీనామా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు సిడబ్ల్యూసీ తీసుకున్న నిర్ణయం రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీ తెలుగుదేశం, అలాగే జాతీయ పార్టీ బీజేపీ, సిపిఐ వీరు ఉత్తరాలు తీసుకొని వెనక్కి తీసుకొని ఈ రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండాలని ఉత్తరం ఇస్తే ఖచ్చితంగా సిడబ్ల్యూసీలో దాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तंजीम APNGOs ने निस्फ शब से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज़ यूनियन के नुमाइंदों ने कल रियासत के चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती से मुलाकात करके उन्हें हड़ताल की नोटिस पेश की। ఈ సమ్మె కొనసాగుతుందని ఏ ఉద్యోగి కూడా ఎటువంటి సందేహాలకు లోనవకుండా ఈ సమ్మెలో భాగస్వాములు కావాలని చెప్పి ఏదైనా ఉద్యోగస్తులకు ఎక్కడ సందేహం ఉంటే వాళ్ళ సంఘాల ద్వారానో లేదంటే మాకన్నా మరి ఫోన్ చేసో లేదా కలిసో నివృత్తి చేసుకోవాల్సిన కోరుకుంటూ ఈ సమ్మెను దిగ్విజయం చేయాల్సిందిగా అటు ఉద్యోగస్తుల్ని ప్రజలను కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే इसके अलावा मुत्तहिदा रियासत के हामियों से इजहार यगानगत करते हुए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने भी 24 घंटों के लिए पेट्रोल बंक बंद रखने का फैसला किया है। विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी के बाबुत दाखिला के सामने मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जबकि तलबा JAC की भूख हड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। एक हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाया। किसी न किसी मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पड़ता रहा। अब आइंदा पार्लियामेंट की कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाने और फूड सिक्योरिटी बिल समेत तमाम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल के लिए हुकूमत ने आज ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है। इस बात की जानकारी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर कमलनाथ ने दी।
लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना ज़मीन घोटाले पर बहस के मामले पर उनका कहना था कि किसी भी मुद्दे पर बात पार्लिमानी ज़वाबित के तहत ही होगी। ये दुख की बात है कि पहला हफ्ता में कोई काम नहीं हो पाया। संसद सबके लिए है, सब सांसदों के लिए है, सब राजनीतिक दलों के लिए है। इसीलिए मैंने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें इन सब बातों पर चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि कल से दोनों सदन सही ढंग से चलेंगे। साथ साथ आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा ने समय अलॉट किया है जो बिल्स आने हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए समय तय किया है। तो मुझे विश्वास है कि उसके अनुसार आगे दोनों सदन की कार्रवाई चलेगी। बीजेपी जब ये कहती है कि रॉबर्ट वाड्रा पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार की सरकार, इसी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, सरकार इसके जिम्मेदार है। सदन में रूल्स हैं, पार्लियामेंट के रूल्स हैं कि कौन सी बातों पर चर्चा होती है, कौन सी बातों पर चर्चा नहीं होती। इसमें केवल रूल ही नहीं है, इसमें परंपरा है, स्पीकर के रूलिंग्स हैं। उसके अनुसार जो मैंने कहा कि जिस बात पर भी, किसी बात पर जो रूल के मुताबिक होए, गवर्नमेंट तैयार है चर्चा करने पर रूल के अनुसार क्या है वो स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा तय करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। ब्रेक के बाद ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रांची की खुसूसी अदालत में चारा घोटाले से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करने वाले जज को तब्दील करने के लिए आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। झारखंड की अदालत में चल रहे इस मुकदमे में लालू प्रसाद यादव भी मुलजिम हैं। चीफ जस्टिस पीके सदाशिवम की सरबराही वाली बेंच ने लालू प्रसाद यादव की अर्जदाश्त पर 9 जुलाई को सीबीआई की खुसूसी अदालत को इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया था। लालू प्रसाद यादव ने अपनी अर्जी में खुसूसी अदालत के जज पीके सिंह पर इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया था क्योंकि वो नीतीश हुकूमत के वजीर तालीम पीके शाही के रिश्तेदार हैं। गुज़िश्ता 4 रोज से कर्फ्यू के सबब रोकी गई अमरनाथ यात्रा का आज से दोबारा आगाज हो रहा है। रियासत के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा का आज से दोबारा आगाज किया जाएगा और श्रद्धालुओं के साथ फौजी काफिले को भी भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि किश्तवाड़ के हालात के पेश नज़र रियासत के बेशतर मकामात पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, जिसके सबब एहतियाती तौर पर यात्रा को भी रोक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक जम्मू बेस कैंप और भागवती नगर के बुद्धा अमरनाथ यात्रा में तकरीबन 250 यात्री फंसे हुए हैं। उधमपुर और सांबा में आज सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने आज जम्मू बंद की कॉल दी है। इस बंद को बीजेपी की हिमायत रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 1990 के हालात का यादा नहीं होने दिया जाएगा और ना ही जबरन किसी का तख्लिया होने दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना राज्यसभा में बयान दे रहे थे। इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ। अरुण जेटली ने किश्तवाड़ तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। ऐवान में जेटली और मरकज़ी वज़ीर फ़ारूक अब्दुल्ला के दरमियान लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर नोक-झोंक भी हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में किश्तवाड़ तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। इस मामले पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई में
मुतादिद मरतबा खलल भी पड़ा। अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने मामले को मुल्क की सलामती से जोड़ते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत किसी एक खानदान की जागीर नहीं बल्कि मुल्क का अटूट अंग है। जेटली ने उन्हें रोके जाने पर भी एतराज जताया। जेटली के रिमार्क पर फारूक अब्दुल्ला की बरहमी लाजमी थी। फारूक अब्दुल्ला भी तुर्की ब तुर्की जवाब देना नहीं भूले। Even on that issue, the state of Jammu and Kashmir is not a personal property of one family. It's an integral part of India. And you will have to decide. You will have to decide how it is to be governed. He raised a point that is just an information for this house, which is important. Information for this house is important. In 2002, Gujarat did not allow people in the riots to come to Ahmedabad. They did not deploy army. And also, it is not the property of Modi. वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने अपोजिशन की बहस के बाद मरकज का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा ताकि वहाँ के हालात पुरअमन हो सकें। पी चिदम्बरम ने पहले रोज से लेकर सिलसिलेवार वाक़यात पर रोशनी डाली। चिदम्बरम ने अपोजिशन लीडर के उस खदशे को भी मुस्तरद कर दिया कि मौजूदा हालात में रियासत में मिलिटेंसी को बढ़ावा मिलेगा। ताहम वजीर खजाना ने ये भी कहा कि सन 1990 के हालात का इयादा नहीं होने दिया जाएगा। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. राज्यसभा में बहस के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मौजूदा हालात के लिए रियासती हुकूमत को मोरिद इल्जाम ठहराया और रियासत में सदर राज नाफिज करने की मांग कर डाली। जेडीयू ने भी मौजूदा वाकयात को शर्मनाक करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। एक कुल जमाती वफ्द तशद्दुद ज़दा किश्तवाड़ और जम्मू का दौरा करेगा। ये वफ्द यहाँ लोगों से अमन व अमान कायम करने और फ़िरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करेगा। कुल जमाती वफ्द का ये दौरा हालात के मामूल पर आ जाने के बाद ही होगा। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़्क़िद होगी। मीटिंग में तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत से मुताल्लिक़ एक करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मरकजी वज़ीर सेहत और सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जाहिर की है कि किश्तवाड़ में हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। आज़ाद नई दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। स्थिति है बिल्कुल हालात कंट्रोल में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हालात पूरे किश्तवाड़ में, पूरे ज़िले में और पूरे प्रोविंस में कंट्रोल में रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं कि टारगेटेड सेलेक्ट किया आपने, टारगेट करने के लिए सेलेक्टेड टारगेट ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। इस वक्त वो ऐसा ज़िला है कि जहाँ 50-50% दोनों समुदायों की पॉपुलेशन है। शायद ये उनको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि मेरा ज़िला है, न वहाँ कोई मेजॉरिटी है न वहाँ कोई माइनॉरिटी है। दोनों समुदाय के लोग ज़ख्मी हुए हैं, दोनों समुदाय के लोग मारे गए हैं। तो इसमें कोई पर्टिकुलर टारगेट का सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में जब इंक्वायरी होगी तो बीजेपी को शायद अफसोस होगा कि जो सोचते थे वो नहीं हुआ। सियासी जमातों को हक़ जानकारी कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए हुकूमत ने पेशरफ्त की है। हुकूमत ने कल आरटीआई तरमीमी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। काबीना ने तो पहले ही सिलसिले में तरमीमात को हरी झंडी दिखा दी है।
अब इस बिल पर पार्लियामेंट में बहस होगी। बहस में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी इत्तलाआती कमीशन ने कौमी सतह की 6 पार्टियों को RTI के दायरे में लाने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ तमाम सियासी जमातें यकज़बान हो गईं। RTI से खुद को बचाने के लिए ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में ये बिल दफ्तर वज़ीर आज़म में वज़ीर ममलिकत नारायण सामी ने पेश किया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर शहरी तरक्यात और पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का शुमार कांग्रेस के कदावर लीडरों में होता है। कमलनाथ ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काम किया है और अब वो राहुल गांधी के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वजीर रहते हुए भी अपने पार्लिमानी हल्के का पूरा ख्याल रखने वाले कमलनाथ का मानना है कि सन 2014 के आम चुनाव में यूपीए हुकूमत को वापसी की यकीनी है। ताहम वज़ीर आज़म बनना है या नहीं, ये फैसला खुद राहुल गांधी को करना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है और रियासत में तब्दीली की लहर है। उन्होंने ये बातें ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र से मुलाकात के दौरान कही। चुनाव 2014 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं और फिर क्या UPA 3 बनाएंगे? UPA 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। सारा फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है, तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कभी राहुल या सोनिया गांधी ने आपसे बात नहीं की? आपकी दिलचस्पी नहीं बनी वहाँ जाने की? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है और ये पहचानती है। आज कलाकारी की राजनीति पहचानती है, आज भ्रष्टाचार पहचानती है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हालत अच्छी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं मैदान में हूं। हम सब एक हैं। और आइए अब रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। ज़राए के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में एक मस्जिद पर मुश्तबा मिलिटेंटों ने हमला करके 44 अफराद को हलाक कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक यूं तो यह हमला इतवार के रोज़ ही किया गया, ताहम इसकी खबर पीर को मंजर आम पर आई। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या नाइजीरिया की शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो के कोंडगा इलाके में पेश आया। हमले के पीछे बोको हरम का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वाज़ेह है कि शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम में नाइजीरिया में चर्च पर हमले समेत मुख्तलिफ हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कल एक कैफ़े में खुदकुश धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए। खुदकुश हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यह हमला अल-कायदा के उस दावे के एक रोज़ बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि बगदाद में मुख्तलिफ कैफ़ों में धमाकों में उसका हाथ है। ज़राए के मुताबिक अल-कायदा ने शनिचर के रोज़ 70 अफराद की हलाकत का भी दावा किया था। शाम में फ़ौज और बागियों के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। एक NGO के मुताबिक शाम के दीर अल-ज़ूर में गुज़िश्ता 3 दिनों की लड़ाई के दौरान 60 फ़ौजियों और हुकूमत मुखालिफिन की हलाकतें हुई हैं। NGO का कहना है कि शनिचर से लेकर अब तक अल-कायदा से वाबस्ता 33 जंगजू भी मारे गए हैं। इसी बीच बशारुल असद फ़ौज के बागी फ़ौजी कमांडरों ने तशद्दुद ज़दा इलाकों का दौरा किया। इस दौरे का मकसद बशारुल असद के खिलाफ बागी फोर्सेस की हौसला अफजाई करना था। ईरानी सदर की मुजव्वज़ा काबीना को सख्तगीर अरकान पार्लियामेंट ने चैलेंज किया है। सख्तगीर धड़े का इल्ज़ाम है कि रूहानी अपनी काबीना में मगरिब नवाज अफराद को जगह दे रहे हैं, जबकि सदर हसन रूहानी ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुल्क को बैनुल-अक़वामी दबाव से बाहर निकालना उनका अव्वलीन मकसद है। पार्लियामेंट इजलास से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने ईरान पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को मुल्क की मुईशत के लिए इंतहाई मुज़िर करार दिया और कहा कि ईरान के अवाम भी मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निजात दिलाने के हक़ में हैं।
अमरीकी सालिसी के तहत फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान यरूशलेम में दूसरे दौर की बातचीत के शुरू होने से पहले इसराइली हुक्काम की जानिब से 26 फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के ऐलान के बाद फ़िलिस्तीन में खुशी का माहौल पाया जा रहा है। रिहा होने वाले कैदियों के रिश्तेदारों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। इसराइल ने कल पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले 26 फ़िलिस्तीनी कैदियों की फहरिस्त शाये की। इस दौरान इसराइल ने कल मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में अपने नए तामीराती मंसूबे का ऐलान करके दूसरे दौर की बातचीत के तय फ़िलिस्तीनी हुकूमत के जज्बे में सर्द मेहरी पैदा की है। मिस्र में सियासी बहरान गहराता जा रहा है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने मुर्सी हामी एहतजाज ख़त्म कराने के लिए अनकरीब फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किए जाने का ऐलान किया है। उधर इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी मोहम्मद मुर्सी को बतौर सदर बहाल किए जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। अबूरी इंतज़ामिया और मुर्सी हामियों के इस अड़ियल रुख से किसी भी वक्त मिस्र की सूरत हाल धमाका खेज हो सकती है। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी के मुखालिफिन ने मुर्सी हामी एहतजाज ख़त्म कराने के अबूरी हुकूमत के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। मुर्सी मुखालिफिन का कहना है कि जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी एक दानिशमंद शख्सियत हैं और वो पुरअमन तौर पर सूरत हाल को काबू में करने के ख्वाहां हैं। खबर खेल के मैदान से। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच जीत लिया है। साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की एशेज सीरीज में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 299 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 168 रन बनाकर अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन चौथे दिन टीम की हालत खस्ता हो गई और पूरी टीम 224 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 50 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 21 अगस्त से ओल में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी बैडमिंटन की नई स्टार पीवी सिंधु ने आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर एक कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु के हैदराबाद पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिंधु मुल्क की पहली खिलाड़ी हैं जो आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हुई थी। No, nothing like pressure, and my opponent played better game than me, and I've read a bit of negatives. You defeated Chinese players also, like, you know, your dream come true for that? Yeah, I'm really very happy defeating them, and I wish I... Yeah, sure. Yeah. Tomorrow you're leaving again for the IPL. Yeah. But we'll meeting tomorrow morning at 11 o'clock, isn't it? Yeah. Please, thank you. Just one word. 15th again, sign up. Yeah. You all have to say that we'll be playing a match, that's all. Thank you, sir. Thank you. ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। कुछ बोली नहीं यार उसने। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज,
स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर